मिलर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। लोकसभा का जो नतीजा हमारे सामने आया है और बीजेपी की एकतरफा जीत जो हुई है, उससे बात साफ हो गई है कि हिंदुस्तान में यादव, दलितों, आदिवासियों और दीगर छोटी जाति के लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी और इस तरह के जो दीगर लीडरान हैं जिन्हें अपनी कम्युनिटी, अपनी बरादरी के लोगों पर भरोसा था, उनकी सियासत भी अब ख़तरे में पड़ गई है। और इस 2019 के इलेक्शन में तने तनहा मुसलमानों ने सिर्फ इन सेकुलर पार्टियों के, इन गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट किया है। बकिया दीगर किसी भी कम्युनिटी और बरादरी के लोगों ने वोट नहीं किया है। जो नतीजे हमारे सामने आए हैं उससे साफ जाहिर है कि जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में या दीगर जगहों पर मुसलमान फैसला कुन पोजीशन में थे, किसी को जिता सकते थे, वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार ने जीतने में कामयाबी हासिल की। जहां थोड़ा सा वोट दूसरे का चाहिए था लेकिन वो थोड़ा सा वोट भी नहीं मिला, तो वहां से गठबंधन के उम्मीदवार हार गए और बीजेपी की जीत हो गई। अररिया, कटिहार जैसा लोकसभा हमारे सामने है। अररिया में 44% मुसलमान हैं, कटिहार में 46% मुसलमान हैं, पूर्णिया में 38 से 40% मुसलमान हैं। इन सब जगहों पर मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर वोट दिया। सिर्फ 8 से 10% वोट दीगर लोगों का चाहिए था, लेकिन वो वोट भी छोटी जाति का, कम्युनिटी का नहीं मिला और जिसकी वजह से बीजेपी की जीत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि इस जीत में जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां थी उसका क्या हुआ। मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को बचाने के लिए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया, भले ही उनकी जाति और कम्युनिटी के लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों ने खुद उन पार्टियों के साथ कैसा रवैया अपनाया, उन पार्टियों को कितना सपोर्ट किया जिसकी क़यादत किसी मुसलमान के हाथ में थी, जिसकी सियासत एक नज़रिया की बुनियाद पर है। आज के इस प्रोग्राम में हम यही जानना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का इसमें कैसा रोल रहा है। मुसलमानों की जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी उनमें चंद पार्टियां बतौर ख़ास है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिन्होंने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी क़यादत मौलाना बदरुद्दीन अजमल करते, उसके भी 3 उम्मीदवार मैदान में थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका मरकज़ी इलाका है वो केरला है, उसके भी 3 उम्मीदवार मैदान में थे। इसके अलावा एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपने 13-14 उम्मीदवार उतारे थे। पीस पार्टी के कई उम्मीदवार थे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी क़यादत डॉक्टर कासिम रसूल इलियास करते, उनके भी कई उम्मीदवार मैदान में थे और वो खुद बल्कि तने तनहा इलेक्शन लड़ रहे थे और जंगीपुरा से खुद कासिम रसूल इलियास मैदान में थे। इसके अलावा भी कई और पार्टियां मैदान में थी। तो इन सब पार्टियों का क्या हाल हुआ, कैसा रिजल्ट रहा, कैसा नतीजा सामने आया। मुसलमानों ने कांग्रेस और महागठबंधन की जगह इन पार्टियों पर भरोसा किया या नहीं किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जान लीजिए कि इतनी सारी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में थे, ये पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन सिर्फ 3 से 4 पार्टियों को मुसलमानों ने तस्लीम किया, उनके किसी उम्मीदवार को जिताया। और इन पार्टियों में जिसका हमने तस्करा किया उसमें सबसे बड़ी कामयाबी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो इलाका है वो केरला है और उन्होंने अपने 3 उम्मीदवार खड़े किए थे, 2 केरला में और 1 तमिलनाडु में। तीनों उम्मीदवारों को जीत मिल गई है। वो कौन से 3 उम्मीदवार हैं हम आपको नाम भी बता देते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपने 3 उम्मीदवार खड़े किए थे। 2 उम्मीदवार उनके केरला में थे, एक ईटी मोहम्मद बशीर साहब और दूसरे थे पीके कुनेल कुत्ते। ये दोनों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे और इन दोनों को केरला से जीत हो गई। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना एक उम्मीदवार तमिलनाडु में खड़ा किया था, तमिलनाडु की रामानाथपुरम लोकसभा सीट से, और वहाँ से थे के नवाज कानी, ये भी जीत गए हैं। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है और 100% उन्हें जीत हुई है। इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी अपने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। कांग्रेस में आसाम में लोकसभा की 14 सीट है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस से कहा था कि हम दोनों इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ते हैं। 5 साल तक ये बातचीत होती रही। आखिर वक्त में कांग्रेस ने इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सिर्फ 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा, बकिया 11 सीटों पर नहीं उतारा और कांग्रेस से कहा कि आप इन 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार मत उतारो, हम वहाँ नहीं उतार रहे हैं ताकि वोटों की तकसीम ना हो। लेकिन कांग्रेस ने यह भी नहीं किया, उन्होंने मौलाना की तीनों सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना की जो 3 सीट
सीट 2014 में जीती हुई थी वो 1 पर महदूद हो गई और 2 सीटें उनके हाथ से निकल गई। करीमगंज लोकसभा सीट पर सख्त टक्कर हुई, वो SC/ST के लिए रिजर्व सीट है, वहाँ से UDF जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है वहाँ से राधे श्याम थे और दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट थे। सख्त लड़ाई हुई और सिर्फ थोड़े से मार्जिन से 2-4 हज़ार के वोट के फ़र्क से बीजेपी के उम्मीदवार को वहाँ से जीत मिल गई। और ये जीत जो बीजेपी को मिली कांग्रेस की वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार वहाँ से खड़ा किया था जिसने 20% से ज़ायद वोटों का नुकसान कर दिया। इसी तरीके से बारपेटा सीट मौलाना बदरुद्दीन अजमल की थी, उनके भाई सिराजुद्दीन अजमल ने 2014 में जीत हासिल की थी। इस इलेक्शन में डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम वहाँ से उम्मीदवार थे, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। दूसरी तरफ AGP ने भी अपना कैंडिडेट उतार रखा था और काफ़ी सख्त लड़ाई में भी यहाँ कांग्रेस के अब्दुल खलीक जीत गए और मौलाना की सीट हाथ से निकल गई। तीसरी लोकसभा सीट ढुबरी की थी जहाँ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल खुद मैदान में थे और उन्होंने तारीखी वोटों से जीत हासिल की। तो इस तरह ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का 2 सीटों का नुकसान हो गया और ये कांग्रेस की वजह से हुआ। मौलाना ने बीजेपी को रोकने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, वरना 5-6 कैंडिडेट वो आसानी से उतार सकते थे और जीतने की पोजीशन में वो थे, लेकिन कांग्रेस के धोखा की वजह से 2 सीटें उनके हाथ से निकल गई और 1 सीट ढुबरी जो मौलाना की खुद थी उस पर उन्होंने तारीखी जीत हासिल की। हालांकि यहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने उतारा था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था लेकिन अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ AGP ने अपना कैंडिडेट उतारा था लेकिन उसे भी कोई वोट नहीं मिला। तीसरी अहम पार्टी जिसका तस्करा ज़रूरी है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र की पार्टी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी उनके साथ अलायंस किया था और भी 1-2 के साथ उनका अलायंस था और इस तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 3 कैंडिडेट अपने उतारे थे। एक खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से थे, दूसरे अख्तरुल ईमान किशनगंज से थे और तीसरे औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा की तरह तारीख साज जीत हासिल की। दूसरी सीट औरंगाबाद से भी इम्तियाज़ जलील ने शिवसेना को सख्त शिकस्त देते हुए जीत हासिल कर ली। शिवसेना का औरंगाबाद लोकसभा सीट शिवसेना का गढ़ माना जा रहा है और गुज़िश्ता 20 सालों से खेड़े साहब वहाँ के MP हुआ करते थे, जीत रहे थे, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने सख्त मुकाबला देते हुए उनको शिकस्त दी और 6000 वोटों से जीत हासिल करके एक तारीख रकम की। आप देखिए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो गढ़ है तेलंगाना, हैदराबाद, उसके बाद अगर उसे कहीं बड़ी कामयाबी मिली है तो महाराष्ट्र है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में जब असेंबली इलेक्शन हुआ था 2016 में तो वहाँ 2 सीटों पर उनके MLA कामयाब हुए, खुद इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से और दूसरे भाईकल्ला से वारिस पठान। और अब MP के इलेक्शन में भी, लोकसभा इलेक्शन में भी महाराष्ट्र में ही उन्हें कामयाबी मिली है। तीसरी उम्मीद बिहार से थी। बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट पर अख्तरुल ईमान मैदान में थे। गुज़िश्ता 4 सालों से मेहनत हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें थी, तमाम दानिश्वर, प्रोफेसर, उलमा, थिंक टैंक ने अपनी नेक ख्वाहिशात के इजहार किए अख्तरुल ईमान की जीत के लिए। किशनगंज के आवाम से भी यही उम्मीद थी कि वो अख्तरुल ईमान को जिताएगी, MIM को सपोर्ट करेगी, MIM को वोट देगी और इस तरह 3 MP MIM के जीत कर पार्लियामेंट पहुंचेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। किशनगंज में बहुत ही कम वोटों से अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर पहुंच गए और खिलाफ तवक्को कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद पहले नंबर पर पहुंचकर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। एक ऐसा नतीजा है जिस पर पूरा हिंदुस्तान हैरान और शशदर अफसोस कर रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, जिसको उम्मीद नहीं थी। न तो वहाँ के अवाम को यकीन आ रहा है, न किसी और को यकीन आ रहा है। यह भी अजीब व गरीब बात है कि बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 39 पर महागठबंधन को शिकस्त मिली है और सिर्फ 1 सीट पर गठबंधन को शिकस्त मिली है, वो भी कांग्रेस उम्मीदवार को, और वो सीट है किशनगंज, बकिया कहीं नहीं मिली है। तो खिलाफ तवक्को नतीजा आया है। इसके अलावा जो मुस्लिम पार्टियां मैदान में लड़ रही थी उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से डॉक्टर कासिम रसूल इलियास जंगीपुरा लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 21,000 वोट मिला। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने 13-14 कैंडिडेट उतारे थे। तमिलनाडु में उनके एक उम्मीदवार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो सब भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने मेहनत को और कोशिश की। पीएस पार्टी ने कोशिश की और भी कई पार्टियां थी जिन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। जम्मू कश्मीर की जो एनसीपी है उससे भी 3 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन हम उसे इस तनाजुर में नहीं देखते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग मामला है। तो इस तरह 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में मुसलमानों ने मजमूई तौर पर मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों को सपोर्ट किया है, उन्हें वोट दिया है, लेकिन
ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, ज़्यादा वोट नहीं किया। मजमूई तौर पर मुसलमानों ने इस मरतबा भी कांग्रेस को ही वोट दिया। यह कोशिश की कि हमें सेकुलर पार्टियों को जिताना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन बीजेपी को हराने की कोशिश में मुसलमान खुद बुरी तरह हार गए। बीजेपी जीत गई। तमाम लोगों ने, तमाम जाति बिरादरी और कम्युनिटीज़ के लोगों ने एक तरफा तौर पर बीजेपी को वोट दिया। मुसलमान तनहा बच गए, जिसकी वजह से उनका वोट कहीं कामयाब नहीं हो सका। अगर वो एक तरफा तौर पर मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों के कैंडिडेट को जीते तो एक नई तारीख रकम होती, एक कामयाबी मिलती और कम अज़ कम पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ बुलंद होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल औरंगाबाद में तारीख रकम हुई, इम्तियाज़ जलील जीत गए। आसाम में बारपेटा पर यूडीएफ हार गई, ये अच्छा नहीं हुआ। कांग्रेस के कैंडिडेट को जीत मिली। कांग्रेस के कैंडिडेट के जीतने का मतलब ये है कि उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं होगी, मुस्लिम इश्यूज़ को उठाने की आज़ादी नहीं होगी और एक तरह से वो उनके मतलब पपेट के तौर पर काम करेंगे। और करीमगंज में जो आसाम के कौर सीट है वहाँ कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत गई थोड़े से वोट से। अगर वो रहते तो ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से किशनगंज का मामला हुआ और दीगर सीटों पर जहां जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों के कैंडिडेट थे वो तो मुकाबले में थे ही नहीं। तो बहरहाल मुसलमानों की उम्मीद जगाने की कोशिश है। किशनगंज में कम से कम इतना तो हुआ कि अख्तरुल ईमान को 2,96,000 वोट मिला, लेकिन और मिलना था, जीत हासिल करनी थी, ये जीत नहीं मिल पाई। लेकिन बहरहाल इतना लोगों ने तवज्जो दी, इतने लोगों के वो MP हैं, इतने लोगों ने इसको तस्लीम किया है। उम्मीद है सिलसिला जारी रहेगा। अब यही लोगों का मानना है, कहना है कि इंडिया में सेकुलर पार्टियों के जो उम्मीदवार है उसको मुसलमान वोट देते हैं, लेकिन दूसरे लोग वोट नहीं देते हैं। उससे बेहतर ये है कि मुसलमान ऐसी पार्टियों को वोट दे जिसकी लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में है, जिन्हें बोलने की आज़ादी है, जिन्हें कुछ करने की आज़ादी है, जो पार्लियामेंट में बहुत बेबाकी के साथ, क़ुव्वत के साथ आपकी आवाज़ उठा सकेंगे। उम्मीद है कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आएगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है कि जब ऐसे वक्त में कि यादवों ने, दलितों ने, छोटी जाति के तमाम लोगों ने अपने अपने लीडरों को वोट देना बंद कर दिया है, जिनका दावा था कि हमें वो वोट दे रहे हैं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या मुसलमानों को भी वही रविश इख्तियार करनी चाहिए? क्या मुसलमानों को भी कांग्रेस और RJD, SP, BSP को ही वोट देना चाहिए? मुसलमानों को भी अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दील करनी चाहिए और ऐसी सीटों पर जहां मुसलमान किसी को जिता सकते हैं वहां अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। मज़ीद इस सिलसिले में हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारा ये शो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।